बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज हमारी डिस्कशन का जो मौजू है वो रिसेंटली, जैसा कि आपको पता है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो डेट है वो आज एक्सटेंड हो चुकी है। और उसके बाद ये जो पिछला एक पीरियड रहा है 3 महीनों का, जिसमें हम खासकर मैंने और मेरी टीम ने बहुत ज़्यादा रिटर्न्स फाइल की आईटी एनेबल सर्विस के हवाले से। तो उस वक्त हमें वहाँ पे एक मसला जो बहुत कंसिस्टेंट आ रहा था, वो ज़्यादातर फ्री लांसर्स जो हैं वो पाकिस्तान से जो बाहर सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे थे, उस हवाले से आ रहा था। और वो मसला बड़ा जेन्युइन है और उसको मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाई जाएगी जैसे ही मुझे इस हवाले से फ़ुर्सत मिलेगी। तो आज हम बात करेंगे उस हवाले से, और वो मसला है ये जितने लोग भी फ़ॉरेन पेमेंट का जो गेटवे पाकिस्तान के अंदर अलाउड नहीं है, उनके थ्रू पाकिस्तान के अंदर पैसे मंगवा रहे हैं। जैसा कि वो सर्विस पायोनियर की सर्विस है, जैसे स्क्रिल है, फेसबुक पे है, गूगल पे है, और डिफरेंट जो हैं वो आपको पता है, लंबी लिस्ट है। जूम है सर्विस एक, जो मेरे नॉलेज में आई है पिछले 2-3 महीनों के दौरान। तो इनके थ्रू भी लोग पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो पेमेंट मंगवा रहे हैं। और क्या ये पेमेंट्स जो हैं वो जो बताया गया तरीका था 65F का, 154A का, जिसके तहत आईटी एनेबल सर्विस की जो सर्विसेज हैं वो टैक्स होती हैं, क्या वो पाकिस्तान के अंदर, क्या ये जो तरीका बताया गया था ये तरीका क्वालिफाई करता है उन सर्विस को कि ये इसके ऊपर एग्जम्पशन ली जा सके, ऐसी इनकम को एग्जेम्प्ट कराया जा सके, या आईटी एनेबल सर्विस की और उसको फाइनल या फाइनल टैक्स की कैटेगरी के अंदर इसको ले जाया जा सकता है या नहीं। इसके ऊपर आज हम जो है वो थोड़ी सी बात करेंगे। तो इसमें अब सबसे पहले थोड़ा सा देख ये लेते हैं कि अभी हो क्या रहा है। अभी हो ये रहा है कि जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जितने भी लोग आईटी एनेबल सर्विस या अदर सर्विस जो है पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो कर ये रहे हैं कि या तो उनकी क्लाइंट्स की मजबूरी है, या वो ज़ाहिर है उनकी अपनी चॉइस है, जिसमें वो ऐसे जितने भी मीडियम्स हैं उनको चूज़ कर रहे हैं जिसके थ्रू पेमेंट्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर वो गेटवेज़ डायरेक्टली अलाउड नहीं हैं। तो अब हो क्या रहा है कि वो उन गेटवेज़ ने जो है वो कुछ अंडरस्टैंडिंग है उनकी पाकिस्तानी टैक्स जो बैंक्स हैं उनके साथ। तो हो क्या रहा है कि वो वहाँ से डॉलर जो है वो उनकी जो इनकम है डॉलर के अंदर है या फॉरेन करेंसी के अंदर है, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर जब बैंकों के अंदर हिट होती है तो वो लोकली हिट हो रही है। वो लग ऐसे रहा होता है कि वो जैज़ कैश के थ्रू पैसे आ रहे हैं। अल्फला बैंक में आई थिंक ये एक ऑप्शन है, जिसमें अल्फला बैंक की जितनी भी अगर आप पेमेंट्स देखें तो वो, अगर आप फ्रीलांसर की वो स्टेटमेंट देखते हैं तो स्टेटमेंट के अंदर आपको नज़र ये आएगा कि ये पेमेंटें बेसिकली क्या है, लोकली हिट हुई हैं। अगर आप एक लेमैन जो है या एक टैक्स कंसल्टेंट भी अगर उसको स्टडी करता है, या कोई बंदा भी स्टडी करेगा, तो वो यही समझेगा कि ये पेमेंट्स जो हैं वो लोकल बैंक से पाकिस्तान के अंदर आई हैं। ये पेमेंट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट या फॉरेन रेमिटेंसेस वो बिल्कुल नहीं लगती। तो अब अगर आप लॉ को देखें तो लॉ में तो ये लैंग्वेज जो है वो बड़ी स्ट्रिक्ट है कि जब भी कोई पेमेंट पाकिस्तान के अंदर आएगी उसका कुछ ख़ास प्रोटोकॉल्स होंगे, उसका एक मेथडोलॉजी होगी। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपकी वो पेमेंट जो है वो एग्जम्पशन के लिए, या 100% टैक्स क्रेडिट के लिए, या फाइनल टैक्स के लिए वो क्वालिफाई कर पाएगी। तो अभी हम वन बाय वन थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो पेमेंट्स आ रही हैं, अगर आप सेक्शन 65F देखें तो उसके अंदर भी एक कंडीशनैलिटी उन्होंने ये दी है कि आपकी ये जितनी पेमेंट है उसमें 80% से ये जो ज़्यादा पेमेंट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर आनी चाहिए, बट वो फॉरेन रेमिटेंस की सूरत में आनी चाहिए। अब देखें थोड़ा सा जो इस बात की जो स्पिरिट है, ये लॉजिक है, वो ये, जैसा कि आपको पता है कि आईटी की जितनी प्रोसीड्स भी पाकिस्तान के अंदर आती हैं, पाकिस्तान चूँकि आपको पता है कि पिछले कुछ अरसे से डॉलर डेफिशिएंट कंट्री है, तो हमें हर वक्त डॉलर की ज़रूरत होती है फॉर आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। हमने ऑयल्स और बहुत सारी चीज़ें पूरी दुनिया से ख़रीदनी होती हैं। पाकिस्तान ने एक नेशनल लेवल पे एक ट्रेड करनी होती है, तो हमें हर वक्त डॉलर की ज़रूरत होती है, फॉरेन करेंसी की ज़रूरत होती है, ताकि हम अपनी इंटरनेशनल पेमेंट्स को वहाँ पे सेटल कर सकें। तो गवर्नमेंट ने ये जो आईटी को रिलीफ दिया था, ये बेसिकली उस सेंस के अंदर ये रिलीफ दिया गया था कि आप अब डॉलर जो है वो बाहर से पाकिस्तान के अंदर लाएंगे, उस पे ऊपर एक नॉमिनल सी जो कंडीशनैलिटीज़ होंगी, कुछ प्री रिक्विजिट्स होंगे, वो आप पूरे करेंगे तो आपकी ये इनकम को जो है वो या तो एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा,
उसके बाद फिर ये 100% टैक्स क्रेडिट की रिजीम लेके आए और साथ ही उसकी एक फ़ाइनल टैक्स की रिजीम भी लाई गई। सो आपको ये जो आईटी का ये जो सेटअप है ये आपको सहूलत तो दी जाएगी, बट ये सहूलत जो है कपल्ड विद सम प्री रिक्विजिट्स, अगर आप ये पूरे करते हैं तो आपको टैक्स का जो है वो अच्छा खासा बेनिफिट दिया जाएगा। लेकिन इसके पीछे ज़ाहिर है गवर्नमेंट का भी जो है वो एक, जिसे आप कहते हैं, ट्रेड ऑफ था, क्योंकि गवर्नमेंट को डॉलर मिल जाते थे, वो आईटी वालों को कुछ ना कुछ या फॉरेन करेंसी मिल रही होती थी, तो वो यहाँ पे लोकल जो जितने भी फ्रीलांसर्स थे या आईटी के सर्विस प्रोवाइडर्स थे उनको वो पाकिस्तानी रुपीस दे देते थे और उनको साथ ही टैक्स की कुछ बेनिफिट्स भी मिल जाते थे। लेकिन अगर आप देखें कि गवर्नमेंट वर्सेस, अगर हम देखें, दो पार्टीज़ हैं ज़ाहिर है, एक गवर्नमेंट है और एक टैक्स पेयर है। तो अगर टैक्स पेयर जो है वो गवर्नमेंट का बताया गया तरीका जो है उसको वो बाईपास करता है और डॉलर गवर्नमेंट को सरेंडर करने के या हैंड ओवर करने के या वो फॉरेन प्रोसीड्स गवर्नमेंट को देने की बजाय वो एक ऐसा रूट लेता है जो कि पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है वो गेटवे अलाउड भी नहीं है, तो वो क्या करता है कि वो एक और तरीके से पैसे पाकिस्तान के अंदर लेके आ जाता है। तो उस सूरत में ज़ाहिर है अब देखना ये होगा कि क्या हम वन बाई वन सेक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं, क्या ये पेमेंट्स जो हैं ये क्वालिफाई करती हैं इन एग्जाम्पशंस को या नहीं करती। अब सबसे पहले अगर आप 65F देखते हैं, 65F में आप देखें कि वहाँ पे उन्होंने ये कंडीशनैलिटी लगाई है कि आप फॉरेन प्रोसीड्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर लेके आएंगे, तो ये एक वन ऑफ द कंडीशन है जिसको आप पूरा करेंगे और उसके बाद आप क्वालिफाई कर जाते हैं फॉर 65F या 100% टैक्स क्रेडिट। 100% टैक्स क्रेडिट ये है कि आपने कोई भी टैक्स पाकिस्तान में नहीं देना, जितना भी आपका टैक्स बनता है उसके ऊपर इक्वली आपको क्रेडिट मिल जाएगा। आपकी इनकम जो है वो एक तरह से हम लेमैन लैंग्वेज के अंदर कहेंगे कि वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी 100%। तो इसका मतलब है कि ऐसे तमाम लोग जो पायोनियर के ज़रिए, जूम के ज़रिए या ऐसे तमाम वेज़ के ज़रिए जो कि अदर देन रिकमेंडेड वेज़ हैं, जो कि अदर देन वो जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हैविंग सेड दैट, वो हैं, तो आपको ज़ाहिर है आप क्वालिफाई नहीं करते। 65F के हवाले से आपको 100% टैक्स क्रेडिट जो है वो नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं 154 के अंदर, जो कि दूसरा सेक्शन है, जो कि विद होल्डिंग का सेक्शन है। जितनी भी फॉरेन की जो पेमेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उस हवाले से, और उस सेक्शन को अगर आप देखें तो वहाँ पे जो कुछ लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई है पिछले कुछ पीरियड के दौरान, मेरे बहुत से अच्छे दोस्त हैं, डिफरेंट टैक्स बार्स के मेंबर्स हैं, बड़े सीजनड किस्म के टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, उनसे जो हमारी डिस्कशन हुई तो बाज़ में एक डेफिनेशन जो कि थोड़ी टेक्निकल है वो डिडक्टेड और डिडक्टेबल की सामने आई। अब डिडक्टेड और डिडक्टेबल का थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ एक लेमैन के लिए, एक लेमैन पर्सपेक्टिव के हवाले से उसका जो है। तो ये होता है कि गवर्नमेंट ने आपकी, जब भी आप ग्रास अमाउंट जो है वो रिसीव करते हैं, तो वो जो पे करने वाली पार्टी होती है उसके ऊपर FBR जो है वो कदगन लगा देता है कि आप जब भी किसी पार्टी को पेमेंट करेंगे तो आप उसका टैक्स विद होल्ड करेंगे, ये आपकी ज़िम्मेदारी होगी। तो 154A को अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे जो जितने भी फॉरेन करेंसी के डीलर पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं उसमें बैंक्स भी हैं, इसके अलावा कन्वेंशनल करेंसी के फॉरेन जो डीलर पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ये कदगन लगाई गई थी कि वो जब भी फॉरेन करेंसी किसी पाकिस्तानी को रियलाइज़ होगी पाकिस्तान के अंदर, तो इस ट्रांजैक्शन के ऊपर वो 154 के अंदर, और अगर वो सर्विस आईटी या आईटी एनेबल सर्विस या अदर सर्विस जो सेक्शन 154 के एम्बेड के अंदर आती हैं, या जिनको आखिरी क्लास के तहत FBR ने कहा था कि हम टाइम टू टाइम नोटिफाई करेंगे, उन ट्रांजैक्शन से पैसा आ रहा है थ्रू करेंसी एक्सचेंज, जो डीलर है उसके थ्रू आता है, और फॉरेन प्रोसीड्स पाकिस्तान के अंदर आती हैं, तो उस सूरत में 1% या अदर देन जो आईटी एनेबल सर्विसेज हैं उसके ऊपर 0.25% का जो टैक्स है वो कटेगा। वो जो फ्रीलांसर है या वो सर्विस प्रोवाइडर है या सर्विस एक्सपोर्टर है, वो ये देने का मजाज है। डिडक्टेबल से क्या मतलब? डिडक्टेबल ये है कि अगर कोई भी टैक्स जो है वो फाइनल की कैटेगरी के अंदर आता है, वो टैक्स वैसे फाइनल है, आपको पेमेंट करते हुए आपका जो विदहोल्डिंग एजेंट था उसने ये टैक्स काटना था लेकिन वो नहीं काट सका, तो आप क्या करें कि रिटर्न फाइल करते हुए उतना ही टैक्स रिटर्न के साथ अगर आप दे देते हैं, जो कि 1% है आईटी एनेबल की सूरत में, तो आपकी जो लायबिलिटी है वो सेटल हो जाती है। लेकिन अब बहस यहाँ पे अगेन यही है कि अगर आप सेक्शन 154A देखते हैं,
तो पहली बात तो ये है कि 1% भी सब्सीक्वेंटली डिडक्टेबल की सूरत में उसी पेमेंट्स के ऊपर दिया जा सकता है जो इस सेक्शन के लिए क्वालिफाई करेंगी। अब इस सेक्शन के लिए क्वालिफाई करने के लिए तो जो क्राइटेरिया है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो 3 तरह का क्राइटेरिया है। अब अगर कोई पेमेंट ये क्राइटेरिया पूरा नहीं करती, ए, वो पेमेंट जो है वो थ्रू अथराइज्ड डीलर्स के थ्रू पाकिस्तान नहीं लाई जाती, वो फॉरेन करेंसी की मद में पाकिस्तान में नहीं लाई जाती, और जो सर्विस की लिस्ट यहाँ पे दी गई है इसके अलावा कोई सर्विस के थ्रू आती है, तो इसका मतलब है कि वो जो 3 पॉइंट एजेंडा है वो पूरा नहीं करती। जब वो पूरा नहीं करती तो इसका मतलब है कि वो 154 के एम्बेड के अंदर वो आ ही नहीं रही पेमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी पेमेंट्स इन मीडियम्स के थ्रू पाकिस्तान के अंदर लाई जा रही हैं, वो जूम है, वो पायनीर है, अगर आप इसको गौर से देखें मेरी नाक़िस इल्म के मुताबिक या मेरी ज़ाती राय के मुताबिक, मेरे हिसाब से ये पेमेंट्स, मुझे नहीं लगता कि ये फॉरेन करेंसी पाकिस्तान में लाई जा रही है, थ्रू जो बताया गया एक मीडियम है उसके थ्रू लाई जा रही है। और बाकी आप ये देख रहे हैं कि बाकी कंडीशनैलिटीज़ भी यहाँ पे जो है वो मीट होती हुई नज़र नहीं आ रही। सो जिसकी वजह से ऐसे तमाम अफराद जो इस वक्त रिटर्न फाइल करते हुए टैक्स ईयर 2022 की ये काम कर रहे हैं कि वो ये करते हैं कि वो पेमेंट्स जो है उनकी विदहोल्ड नहीं हुई होती, वो पायनियर के थ्रू किसी भी और मीडियम के थ्रू पाकिस्तान में लाई जा रही होती है। लोग क्या करते हैं कि उस पर कहते हैं जी 1% आप पे कर दें। अब 1% भी वो पे कर देते हैं। अब अगेन, अब थोड़ा सा आगे, इससे आगे एक स्टेप हम इस डिस्कशन को लेके जाते हैं। अब देखें, आपने 1% भी पे कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी क्या ये आपकी फाइनल इनकम है? उसके बाद आप अगर देखें सब सेक्शन 2 के अंदर 154A के, तो वहाँ पे उन्होंने अगेन एक 4 पॉइंट एजेंडा दिया हुआ है। उन्होंने ये कहा हुआ है कि भाई ठीक है, आपकी 1% कट भी गई या आपने 1% रिटर्न के साथ दे भी दी, ठीक है, तो उस सूरत में आप ये देखेंगे कि फर्दर भी 4 कंडीशनैलिटीज़ हैं आपके ऊपर कि आपने क्या विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट अगर आपके ऊपर लागू थी कि आपने फेडरल या प्रोविंशियल सेल्स टैक्स के लॉज के मुताबिक जो है वो अपना रिटर्न जो है वो मंथली जो है वो सर्विस का वो फाइल किया। और तीसरी चीज़ ये है कि आपने जितना भी, अगर आपका कोई टैक्स बाहर कटा तो उसका आपने पाकिस्तान में क्रेडिट नहीं लिया, और आपने पिछली अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न की जो स्टेटमेंट है वो आपने फाइल करनी थी। सो अगर आपने आईटी एनेबल सर्विस भी दी, उसके बाद आपने थ्रू बैंकिंग चैनल पाकिस्तान में पैसा लाया, प्रॉपर बैंकिंग चैनल, ठीक है, और आप 65F के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, आपने कहा चलें इसको हम 1% में ले जाते हैं। अब 1% में भी आप ले आए या 1% आपने रिटर्न के साथ पे कर दिया अगर आपका पहले नहीं कटा हुआ था, तो क्या आपने ये तमाम कंडीशनैलिटीज़ जो हैं ये पूरी की अपनी, तब जाके आपकी जो ये 1% टैक्स है ये आपका फाइनल के अंदर आता है। अदरवाइज़ ये अदर देन फाइनल फिर एडजस्टेबल ही समझा जाता है, तो ये आपकी नॉर्मल इनकम बन जाती है। सो मैं इस पूरी जो डिस्कशन आपसे की इसको थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ कि अगर आपने अदर देन प्रॉपर बैंकिंग चैनल फॉरेन करेंसी पाकिस्तान के अंदर नहीं लेके आए, और उसकी जो बाकी प्री रिक्विजिट्स हैं वो पूरे नहीं हुए, टैक्स डिडक्ट भी नहीं हुआ ट्रांजैक्शन के ऊपर, वो जो टैक्स है, इसके अलावा जो पैसे आए हैं उसके आपका कोई रेमिटेंस भी आप उसको उसी तरह से नहीं कह पा रहे हैं, तो आपका 65F के अंदर तो ये जाएगा नहीं, उसके ऊपर आपको 100% टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। आप उसको अगर 154A के अंदर आप लेके आते हैं तो 154A के अंदर आप देख रहे हैं कि वो जो अगर आपने 1% आपका कट गया या नहीं कटा तो आपने रिटर्न के साथ देने की कोशिश की, तो वहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि आपको ज़रूरत थी आपकी, अगर आप पंजाब के अंदर हैं तो आप पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के साथ, केपी में हैं तो केपी की जो KPRA है उसके साथ आपको रजिस्टर होना था, अगर आप सिंध के अंदर हैं तो आपको सिंध रेवेन्यू बोर्ड के साथ रजिस्टर होना था, और अगर आप ICT के अंडर हैं तो ज़ाहिर है वहाँ पे तो ये एग्जम्प्ट है। तो क्या आपने ये सारी कंडीशनैलिटीज़ जो हैं इसको पूरा किया या नहीं किया? हालांकि पिछले दिनों FBR ने ये कहा था कि हम थोड़ी सी जो फ्रीलांसर्स के हवाले से उनकी जो है वो जो कंडीशनैलिटीज़ हैं उसको ज़रा कम करेंगे, बट उन्होंने कहा था कि चलें हम सेल टैक्स को वेव भी करते हैं, लेकिन वो आपको भी पता है कि FBR जो है उसका जो सर्विस की साइड है ICT तक महदूद है, बाकी पंजाब, सिंध और बाकी जो सूबे हैं उनकी जो सर्विसेज हैं, उनकी जो अथॉरिटीज़ हैं वो डिफरेंट हैं।
तो उन्होंने अपनी अथॉरिटीज़ के हिसाब से देखना था। तो बाकी अथॉरिटीज़ के अंदर अगर आपकी एग्जैम्प्ट इनकम भी है तो बहरहाल आपको रजिस्टर होना है। जहाँ पे अभी सिंध ने एनेक्सचर डी दे दिया है, वहाँ पे आप अपनी प्रॉपर फाइल कर सकते हैं आईटी की जो एक्सपोर्ट्स हैं निल में। बट चलें बाकियों ने अगर नहीं भी दी तो निल तो बहरहाल आपको करनी थी। तो ये बाकी कंडीशनैलिटीज़ अगर आपकी मीट नहीं हो रही हैं तो उस सूरत में आपके लिए मसाइल जो हैं अभी भी वहीं पे खड़े हैं। आप सबसे पहले जब भी पाकिस्तान के अंदर पैसे लेके आ रहे हैं, आप ये देखेंगे क्या फ़ॉरेन प्रोसीड्स पाकिस्तान के अंदर आती हैं, प्रॉपर बैंकिंग चैनल जो है उसको फॉलो किया जा रहा है। अब वो भी देखें, और इसके अलावा आप देखें कि क्या आपकी जो जिस सेक्शन के तहत भी आप ये रिटर्न भर रहे हैं, आप जो भी स्टांस ले रहे हैं, क्या उसके तहत ये कंडीशनैलिटीज़ को पूरा करता है या नहीं करता। लास्ट पे मैं थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि कुछ लोग जो हैं इन्हीं पेमेंट्स को, ये जो पेमेंट्स इस तरह से आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको कह रहे हैं कि जी हम उनको स्टार्टअप के अंदर लेके जा सकते हैं। स्टार्टअप वाली भी जो ऑप्शन है वो आपको पता है कि स्टार्टअप के भी प्री रिक्विजिट्स हैं, आपको पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ रजिस्टर होना होता है। इसके अलावा 2012 के बाद, और वही ऑप्शन भी सिर्फ 3 सालों के लिए कि जिस साल आप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में रजिस्टर होते हैं और फॉलोड बाय 2 ईयर्स, उसके बाद आपको ये एग्जाम्पशन नहीं मिलती। लेकिन उसके लिए भी बहरहाल पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड और बाकी कंडीशनैलिटीज़ जो हैं 65F वाली, उनको पूरा करना जो है वो ज़रूरी है। तो ये आप ज़रूर देखें। इसके अलावा कुछ लोगों की अप्रोच ये बन रही है कि जी ठीक है, अगर वो आईटी एनेबल सर्विस के अंदर ना तो हमने पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल प्रॉपर लेके आए, ना हम फॉरेन प्रोसीड्स पाकिस्तान के अंदर लेके आए, ना हमारे पास पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड का लाइसेंस था, तो अब हम क्या करें। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पे कैटेगोरिकली ये बताया गया है कि जो सर्विस यहाँ पे फॉल नहीं करेगी, वो नीचे जितनी भी सर्विस दी गई हैं उनका एक स्पेसिफिक एम्बिट है। यानी कि या तो वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आ सकती हैं, कमीशन के थ्रू आ सकती हैं, कंस्ट्रक्शन की सर्विस हो सकती हैं। और नीचे जो उन्होंने कहा था कि अदर सर्विस प्रिस्क्राइब्ड एफबीआर, तो अभी तक वो एफबीआर ने कोई भी सर्विस वहाँ पे प्रिस्क्राइब नहीं की। इसका मतलब है कि अगर आप आईटी से निकल जाते हैं तो फिर आप अपने आप को कहाँ पे कैटेगराइज करेंगे, क्योंकि देखिए वहाँ पे तो मखसूस सर्विस दी गई हैं। अगर आप उस मखसूस सर्विस के अंदर आते हैं, आप वो मखसूस क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं, तो तब जाके आपकी जो ये पेमेंट है ये क्वालिफ़ाई करेगी, अदरवाइज़ ये क्वालिफ़ाई नहीं करती। ये बहुत से लोग इस वक्त ये कर रहे हैं कि उन्होंने, उनका टैक्स अगर नहीं कटा, उन्होंने पेमेंट इस चैनल के थ्रू मंगवा ली पाकिस्तान के अंदर, और उसके बाद वो अब ये कह रहे हैं कि जी हम रिटर्न के साथ 1% पे करके शहीदों में नाम लिखवा लेंगे, तो वो भी मसला है। और कंसल्टेंट से भी मेरी यही गुजारिश है, ये जो बंदा उनकी रिटर्न फाइल कर रहा है, वो रिटर्न फाइल करते हुए ये ज़रूर देखें कि भाई अगर आप 1% पे करा रहे हैं तो क्या आपने फर्दर भी कुछ कंडीशंस को मीट किया हुआ है या नहीं किया। अगर नहीं किया हुआ तो रिटर्न तो सबमिट हो जाएगी, लेकिन कल कला जब भी आपका ऑडिट या आपकी असेसमेंट होगी उस सबमिटेड रिटर्न की डिक्लेरेशन की, तो आपके लिए जो मसाइल हैं अभी भी जूँ के तू हैं। तो इसलिए अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं और आप वाकई ही क्वालिफाई करते हैं इन पेमेंट्स के लिए, तो आपके लिए बेहतर एडवाइस ये है कि आप जिस सेक्शन के अंडर भी ये क्लेम करना चाह रहे हैं उसके प्री रिक्विजिट्स को पूरा करें। गवर्नमेंट ने यकीनन आपको ये बहुत बड़ी सहूलत दी है। आप अपनी पेमेंट्स जो हैं वो डायरेक्ट अपने अकाउंट्स के अंदर लगवाएं। आप इस तरह के फ़ॉरेन वॉलेट्स के अंदर पेमेंट रखें, फिर वहाँ से आप बज़रिया जो है वो किसी और मीडियम से पाकिस्तान के अंदर पैसे ला रहे हो, तो ये वाली जो पेमेंट्स हैं मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी ये ज़ाती राय के मुताबिक ये क्वालिफाई नहीं करती। आप अगर मेरी किसी भी बात से, किसी भी राय से आप डिसएग्री करते हैं, कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखें, मेरी भी इस्लाह करें। चूँकि ये एक नॉलेज का फोरम है, मेरी ये पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है जो मैंने आपके सामने रखी है। आप अपने व्यूज़ जो हैं वो ज़रूर मुझ तक पहुँचाइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और माज़रत थोड़ी सी मेरी रूटीन की वीडियो से ये वीडियो लंबी होगी, क्योंकि आपको पता है ये जो डिस्कशन के मौज़ूआत हैं इसके ऊपर ज़ाहिर है 2 मिनट 4 मिनट में आप इसको सम अप नहीं कर सकते। ये रील्स या टिकटॉक टाइप की वीडियो नहीं होती, लेकिन ये थोड़ा सा डिस्कशन में लंबा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ अगेन अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन मैं कहता नहीं हूँ वैसे दबा दीजिए। यकीनन आपको इससे फ़ायदा होगा। आपका और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।